जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिबेट स्वाइंस पर। आज का ये डिबेट बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया जी के बीच में होने वाली है। इस डिबेट में आप लोग देखेंगे कि कैसे सुप्रिया जी अपने ही बयान पर मुकरने लगी और इस बात का फायदा उठाते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी ने सुप्रिया जी को बीच डिबेट में धो दिया। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग रोज ऐसे मस्त डिबेट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके नेताओं के बयान भी सुप्रिया जी नहीं थम रहे हैं। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए। सैफुद्दीन सोज साहब कहते हैं अगर पाकिस्तान कह रहा है कि उसका हाथ नहीं है तो हमें मान लेना चाहिए। ये बयान क्यों इस तरह के आते हैं? क्योंकि देश आहत होता है ना, सबको बुरा लगता है। आप सोचिए, जो लोग जिनके अपने खोए हैं उनको सुनकर बुरा नहीं लग रहा होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल बुरा लग रहा होगा और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिल्कुल निर्णायक एक्शन होना चाहिए सरकार की तरफ से और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि हमारी जो देश विरोधी ताकतों को वो पनाह देते हैं उनकी रूह कांप जाए। लेकिन मैं उसमें ये भी पूछना चाहती हूँ, सिद्धारमैया जी के बयान की चर्चा हो रही है। उनका जो बयान था वो शायद उस कॉन्टेक्स्ट में था कि पीस होनी चाहिए या जो भी, लेकिन अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते मैं कहती हूँ पीस का टाइम चला गया। जो करना है पाकिस्तान के साथ कीजिए, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। लेकिन अपने मंत्रियों से कहिए कि इतने बड़े आतंकी हमला का ठीकरा 140 करोड़ जनता के ऊपर तो ना फोड़े। क्या कहा था पीयूष गोयल जी ने, जब तक 140 करोड़ जनता राष्ट्रवाद नहीं मानेगी तब तक ऐसा होगा। आपको किसने सर्टिफिकेट देने की अनुमति दी है इस पूरे देश को? आप इस देश को देशद्रोही कहेंगे? एक आप और एक मोदी जी देश प्रेमी है, बाकी सारा 140 करोड़ देश देशद्रोही है क्योंकि वो राष्ट्रवाद नहीं कर रहे, इसलिए ऐसे आतंकी हमले हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रवाद पर, इस देश के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाने का हक किसने दिया? मैं यहां पर एक बात और कहना चाहती हूं। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बातें कही गई और मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले यह पूछना चाहती हूं, मुझे भी पता है 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था। क्या किया हमने जो 300 किलो आरडीएक्स लाकर हमारे 40 जाबाजों की शहादत कर गए? क्या किया हमने उन लोगों को जहां पर 20 जाबाजों की शहादत गलवान में हुई थी? हमने तो चीन से व्यापार बढ़ा लिया, $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर लिया। आंख में धूल झोंकने के लिए हमने कुछ एप्स बैन करिए। बताइए मुझे, क्या किया आपने? और एक बात यह सच है सुधांशु जी, आप सही कहते हैं, 1989 में कश्मीर में भीषण नरसंहार हुआ था। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी केंद्र में, आपके द्वारा समर्थित थी। आप उस केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे थे जब यह नरसंहार हो रहा था। क्यों नहीं आपने विड्रॉ किया? आपने आरक्षण के मुद्दे पर बाद में विड्रॉ किया, लेकिन आपने उस नरसंहार पर क्यों नहीं विड्रॉ किया? आप क्यों बने रहे घटक दल बाहर से समर्थन देने के लिए? और एक बात अंजना जी, मैं यहां पर अब उस बात को आगे करने के लिए कहना चाहती हूं। मेरे हाथ में ये एक विज्ञापन है जो 28 नवंबर 2011 को 26 नवंबर 2011 को एक बेहद भीषण आतंकी हमला मुंबई में हुआ। यह वो पोस्टर है जो बीजेपी ने इशू किया, मैगजीन्स में छपा, अखबारों में छपा। यह कहता है ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट इनकेपेबल, फाइट टेरर, वोट बीजेपी। 2 दिन बाद आपने यह पोस्टर इशू किया था। असलियत यह है कि मोदी जी 48 घंटे के अंदर ताज होटल के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यह आपका राष्ट्रवाद हो सकता है। हमारा राष्ट्रवाद अभी भी कहता है हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, लीजिए पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन। अच्छा, और जहां तक ट्वीट साझा करने की बात है सुधांशु जी, ऐसे तमाम ट्वीट्स आपके और मोदी जी के हैं जो इतने गंदे, इतने भद्दे, इतने रेपिस्ट और बलात्कारी साझा करते हैं कि देखकर शर्म आ जाए। तो क्या आप जिम्मेदार हैं उसके लिए? कल को अंजना जी कुछ ट्वीट करें और कहीं और पर उसको कोई रीट्वीट करके फब्तियां कसे तो उनकी जिम्मेदारी है? ये बताइए मुझे। या मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरे ट्वीट पर कोई कुछ कहेगा? या मोदी जी की जिम्मेदारी है कि उनके ट्वीट्स को ऐसे लोग साझा करते हैं, लाइक करते हैं, एंगेज करते हैं, कमेंट करते हैं, जो लोग औरतों को रेप करने की, औरतों को गंदी गंदी मां बहन की गालियां उसी इंटरनेट पर देते हैं जहां पर ये लोग हैं। और मैं अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाना चाहती हूं अंजना जी, पूरा कर लें उसके बाद आ रही। देखिए सवाल, चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है। सवाल ये तो, और मुझे ऐसा लगता है कि इतने सेंसिटिव इशू पर कि सरकार क्या करेगी डिस्कशन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार बेस्ट प्लेस्ड है जानने के लिए आपकी क्या प्रिपेयर्डनेस है, क्या इंटेलिजेंस हमारे पास है, हम अगला क्या करना चाहते हैं। सरकार बेस्ट प्रिपेयर्ड है। वी डोंट वांट टू सेकंड गेस द गवर्नमेंट ऑन दिस। आई थिंक वी आर एब्सोल्युटली, उसमें हमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। हम एक ही बात तो कह रहे हैं, ये देश में आज थोड़ा सा माहौल ऐसा है कि लोगों को लग रहा है आतंकी ऐसा कैसे कर गए। 200 किलोमीटर अंदर आतंकी आते हैं, बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर आते हैं। लोग जो बेचारे अपनी यादें और
वहां कश्मीर की खूबसूरती देखने गए थे, उनको मारकर चले जाते हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि इस देश के प्रतिपक्ष को और इस देश के सत्ता पक्ष को एक साथ संसद में खड़े होकर यह कहना चाहिए कि हम आतंकवाद का डटकर मुकाबला करेंगे, उसके खिलाफ हम एकजुट हैं? ऐसा करने से आप क्यों घबरा रहे हैं? आप क्यों नहीं संसद का एक सत्र बुलाते हैं? सारे जनप्रतिनिधियों को बोलने का मौका दीजिए, लोगों को यह विश्वास दिलाइए, ढांढस दीजिए कि इतने नाजुक मौके पर, इतने संवेदनशील मौके पर हम एक साथ हैं। लेकिन आप तो घिबली पोस्ट बना रहे हैं, आप तो राहुल गांधी के पोस्टर इशू कर रहे हैं, आप तो रावण के चेहरे बनाकर चला रहे हैं। आप ये कैसे करिएगा? मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूं अगर आप राजनीति नहीं करिएगा। और एक बात मैं अंजना जी अंतिम कहकर मैं अपनी बात खत्म कर देती हूं। ऐसा नहीं है कि यह अभी पहली बार हो रहा है। 9 जून 2024 को जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, रायसी, जम्मू के रायसी में 10 श्रद्धालुओं की बम से बस में हत्या कर दी गई। एक शब्द हमने नहीं सुना। और 9 जून से लेकर 22 अप्रैल तक, और इसमें मैं 28 लोगों को नहीं गिन रही हूं, 90 से ज्यादा लोगों की आतंकी हमलों में मौत हुई। इसमें हमारी सेना के ब्रिगेडियर, कर्नल, डीएसपी, सुधांशु जी शामिल हैं, हमारे नागरिक शामिल हैं। सुधांशु, एक बार भी नहीं बोला सरकार ने, एक शब्द नहीं बोला। 90 लोगों की हत्या कर दी गई। कैसे हो गया ये? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सुधांशु जी, अब बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। बिल्कुल मैं पुनः कहूंगा, फिर मैंने जो जो फैक्ट बोले कोई जाके चेक कर ले। 26/11 के हमले के बाद भारत के तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष फाली होमी मेजर ने 2016 में बाद में अपने इंटरव्यू में कहा कि एयरफोर्स पूरी तरीके से कार्रवाई करने की तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने अनुमति नहीं दी। उस समय के आईबी चीफ ने भी बाद में यह बात बताई कि इंटेलिजेंस इनपुट थे। और जो इन्होंने कहा कि टेररिस्ट का अटैक होता था एट इट्स विल, जो ये पोस्टर दिखा रही है, बिल्कुल ये सही बात थी। मैं दर्शकों से कहता हूं जाकर चेक करिए। नवंबर 2008 में मुंबई में धमाका हुआ था, उससे ठीक 2 महीने पहले सितंबर 2008 में दिल्ली में धमाके हुए थे, कनॉट प्लेस में। और उससे पहले 2007 में लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी की अदालत में धमाके हुए थे। 2008 से 2004 के बीच में सुप्रिया जी को मैं चुनौती देता हूं, कोई एक जगह बताएं। जयपुर में धमाके हुए, सूरत में धमाके हुए, लखनऊ, फैजाबाद, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, नासिक, कौन सा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? इसीलिए कहा गया था टेररिस्ट कमिंग एंड स्ट्राइकिंग एट इट्स विल। और उसके बावजूद शांति वार्ता भी चल रही थी। और फिर क्या कहा जाता था? अमन की आशा का तमाशा दिखा के कहा जाता था शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी। और हमने पिछले 11 साल में एक ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया है, एक ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया। और दूसरी राजनीति क्या होती है? कहते हैं आतंकवाद का मजहब नहीं होता। अंजना जी, समस्या क्या है? देश को एकजुट होने की क्यों जरूरत? आतंकवाद का मजहब नहीं होता जब वो गोली चला रहा होता है, जब वो मार रहा होता है। जैसे उस पर कार्रवाई होने लगती तो आतंकवादी का मजहब हो जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट अटल जी के सरकार के समय में आया, इन्होंने क्यों हटाया मनमोहन सिंह सरकार में? कि उसके लिए मुसलमान उसमें ज्यादा मारे जाते। चलिए वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, पर इस कार्यक्रम का आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है।